हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम से हमारे जो पुराने डेटा एंट्री फ्रॉड के वीडियोस थे उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि हम लोग भी सिमिलर फ्रॉड में फंस चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, आप प्लीज़ बताएं। और जॉब चाहे आप पार्ट टाइम सर्च कर रहे हो या आप फुल टाइम सर्च कर रहे हो, चांसेस ये हैं कि इससे पहले कि आप किसी जेन्युइन रिसोर्स पे पहुंचे आप किसी फ्रॉड से टकरा जाओगे, क्योंकि मार्केट में स्कैमर्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्यों फंस जाते हैं इनके ट्रैप में, आप दूर से देखकर ही फ्रॉड डिटेक्ट कैसे कर सकते हो ताकि उसके बाद आप उसमें अपना वक्त बर्बाद ना करें। तीसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप फ्रॉड में ऑलरेडी फंस चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए क्या सही तरीका है, क्या राइट अप्रोच है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंस्टाग्राम डीएम पे आप में से काफ़ी लोग पूछ चुके हो। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हेल्प ली है प्रिया फ्रॉम द यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी लीगल। काफ़ी पॉपुलर चैनल है, आई एम श्योर आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि प्रिया आपको आसान भाषा में लीगल कंटेंट समझाती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। सो वेलकम प्रिया। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया फिनोलॉजी लीगल से एंड थैंक यू सो मच मुझे इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करने के लिए। साथ में हम थोड़ा सा रिविजिट करेंगे पुराने वीडियो को जहां पर मैंने हेल्प ली थी एडवोकेट नमन मोहनोद की, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है लीगल शॉर्ट्स। उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप उनको भी जरूर सपोर्ट करिए, काफी अच्छा लीगल कंटेंट वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि आप फंसते कैसे हैं और क्यों फंसते हैं इनके जाल में। तो इस बात को तो मैं डिनाई कर ही नहीं रहा हूं कि हर इंसान हमारे देश में एक्स्ट्रा इनकम को लेकर परेशान है कि कैसे उसकी जॉब के अलावा कोई थोड़ी सी इनकम हो जाए। तो वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं जाकर कीवर्ड्स जैसे कि डेटा एंट्री, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब्स, कैप्चा फिलिंग जॉब्स, फॉर्म फिलिंग जॉब्स। इन स्कैमर्स को ये पता है कि इनकी टारगेट ऑडियंस गूगल पे सर्च कर रही है। तो ये दिमाग वाले बंदे क्या करते हैं, अच्छे से अपनी वेबसाइट्स का एसईओ करवाते हैं, पैसे देकर इन्वेस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट में, ताकि कोई भी इंसान अगर ये कीवर्ड सर्च करे तो फर्जी वेबसाइट ऊपर दिखे। इनफैक्ट ये इन कीवर्ड्स पर गूगल एड्स भी लगा देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डेटा एंट्री जॉब्स, लोग मोबाइल टावर, एटीएम, इस तरह के बिजनेसेस भी गूगल पे सर्च करते हैं। तो अगर आप मोबाइल टावर से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करोगे तो 90% चांस ये है कि जियो, एयरटेल की फेक वेबसाइट आपको पहले नंबर पर दिख जाएं। वो लोग बोलेंगे कि घर आके हम आपके टावर वावर लगा देंगे, बस इतने रुपए डिपॉजिट करवा दो, और आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाते ऊपर यूआरएल देख के कि ये एयरटेल जियो की असली वेबसाइट है भी या नहीं। तो फेक वेबसाइट से लेके फेक कंसल्टेंट से लेके हर चीज़, फेक ईमेल्स, हर चीज़ में वो ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले का केस था कि कुछ लोगों ने दूरदर्शन की फेक वेबसाइट एस्टैब्लिश की थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। दूरदर्शन तक की फेक वेबसाइट बन सकती है। सेम केस एटीएम के साथ है। अगर आपको व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में पता हो तो टाटा की एकदम कॉपी वेबसाइट अवेलेबल है। ये वेबसाइट ओरिजिनल है और ये वेबसाइट फेक है, और एक आम आदमी को दोनों वेबसाइट ही बढ़िया लगती हैं। तो किसी ने अगर फेक वाली पर जाके जो भी पैसे उन्होंने मांगे रजिस्ट्रेशन के रूप में अगर वो भर दिए तो वो पैसे उसके कभी वापस नहीं आने वाले। तो आज की डेट में जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। आप कोई भी वेरीफाइड जॉब पोर्टल ले लीजिए तो वो आपसे पूछते हैं अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपकी स्कूलिंग कहाँ से, आपका एड्रेस कहाँ है, आपका डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, आपकी पूरी जन्म कुंडली आपको वहाँ पे एंटर करनी पड़ती है। अब ये जो जॉब फ्रॉड वाले होते हैं ये आपकी सारी डाटा वहाँ से रिट्राइव करते हैं। तो एक डाटा के हिसाब से ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो या तो टियर 2, टियर 3 सिटीज से हो, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा नामे जामे कॉलेजेस से ना पढ़े हुए हों। तो अंडर ग्रेजुएट्स हो गए या फिर टियर 3 सिटीज़ के लोग हो गए, फ्रेशर्स को बेसिकली टारगेट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सपीरियंस लोग इनके झांसे में नहीं आते, नहीं, बट मेनली दे ट्राई टू टारगेट द फ्रेशर्स। तीसरा तरीका है, ये लोग पर्चे बांट देते हैं। आप रास्ते में जाओगे, जिस पर्चे पे आप समोसा खा रहे हो आपने उस पर पढ़ लिया कि यार टाइपिंग करो 7 दिन में आप 25,000 रुपए कमा लोगे, तो कॉल नहीं करोगे क्या आप? चौथा होता है कि आपका डेटाबेस कहीं से भी उठा लिया बल्क में। कुछ कंपनियां होती हैं जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी और को बेच देती हैं, या आजकल ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना बहुत आसान भी हो गया है। तो ये लोग आपको ईमेल करते हैं, ईमेल में आपको बोलते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए, आप केबीसी का 25 लाख रुपया जीत गए हैं, या फिर आरबीआई ने आपको 30,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया है, बस इस लिंक को क्लिक कर दीजिए। इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये लिंक ही तो होता है, क्योंकि आपने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया आपके लैपटॉप की, कंप्यूटर की, मोबाइल की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चली गई इन लोगों के पास। तो आपको किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। नेवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बहुत, जैसे मुझे पता है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज में शेयर कर रहे थे कि उनको ब्लू डार्ट की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि लॉकडाउन लग गया है फिर भी ब्लू डार्ट ऑपरेट कर रहा है, अगर आपके पास कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको कुरियर करवानी है तो बस 19 रुपये आप पे कीजिए और आपका ये कुरियर हो जाएगा। वो एक इतना बड़ा स्कैम था कि मुंबई, बैंगलोर, हर जगह से लोग उसको रिपोर्ट कर रहे थे कि डोंट ओपन दैट लिंक, डोंट ओपन दैट लिंक। तो हर चीज़ ऑथेंटिक दिख सकती है, पर आज की डेट में मुझे लगता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का एक फ़ायदा ये रहा है कि हमको ये पता चल गया कि कोई भी मैसेज अगर किसी लिंक के साथ आ रही है तो उसे ओपन नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हाउ टू डिटेक्ट अ फ्रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कान खोल कर सुनिए।
सबसे पहले बिजनेस मॉडल। मुझे कैसे पता चल जाता है 2 सेकंड में कि ये फ्रॉड है या नहीं? क्योंकि मैं उस चीज को नहीं देखता कि इससे मुझे कमाई कितनी होगी। मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मैं पहले ये सोचता हूं कि यार ये बिजनेस कैसे पैसा कमाता है। अगर बिजनेस पैसा कैसे कमा रहा है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मुझे उससे कोसों दूर रहना चाहिए, ये बात मुझे समझ आ जानी चाहिए। तो आप अगर डेटा एंट्री वालों का बिजनेस देखें तो आप उनसे उल्टा सवाल करें कि भैया आप कैसे कमा रहे हो? आपने मुझे जो भी जिब्रिश दी है मैं उसको टाइप करके दे दूंगा, उसके आप मुझे 25,000 रुपए दे रहे हो 1 हफ्ते के, तो आप कितना कमा रहे हो और अल्टीमेटली ये डेटा किसके काम आ रहा है? मैंने कुछ टाइम पहले ही एक बिजनेस मॉडल आपसे डिस्कस किया था कि अपने घर में टीवी लगाओ और महीने में आप 5,000 7,000 रुपए कमाओ, बस टीवी को चला के छोड़ दो, उसमें ऐड चलता रहेगा और आपको ऐड देखना भी नहीं है। तो वहां पर मैंने बहुत ही लेजिटिमेट सवाल पूछे थे कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, जिनके जवाब मुझे नहीं मिल पा रहे थे और फिर मैंने यूट्यूब वीडियो बनाकर आप लोगों को जागरूक किया। उसके बाद क्या हुआ आई एम श्योर आप जानते हैं। तो बिजनेस मॉडल समझे बिना जब आप किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हो तो किसी कंपनी का काम क्यों करने लग जाते हो और उस कंपनी के कहने पर एडवांस में पैसे क्यों दे देते हो? सेकंड पॉइंट, टू गुड टू बी ट्रू इनकम। ये लोग जानते हैं कि आप लोग पैसों की तो तलाश कर रहे हैं, कैसा भी काम हो बस पैसा आ जाए हफ्ते के एंड पे या महीने के एंड पे और घर से बाहर ना निकलना पड़े तो आप वो काम करने को राजी हो जाएंगे। तो ये लोग आपको ज्यादा पैसा दिखाते हैं कम काम में। ये बोलते हैं कि आपको कंप्यूटर की जरूरत है नहीं, टाइपिंग का काम है, फोन से भी हो जाएगा और 7 दिन का काम करोगे आपको वीकली पे आउट मिल जाएगा 25,000 रुपए। तो भैया ऐसा है कि वीकली अगर 25,000 मिल रहा होता मतलब मंथली 1 लाख रुपए मिल रहा होता, मतलब मैं 100 लोगों की एम्प्लॉइज बिठाता और हर इंसान मुझे 1-1 लाख रुपए मंथली कमा के देता। मेरी कंपनी का रेवेन्यू होता 1 करोड़ रुपए पर मंथ। 1 करोड़ में से अगर मैं बड़ा दिल रख के अपने एम्प्लॉइज को 50 लाख की सैलरी भी बांट देता तो भी 50 लाख रुपए पर मंथ का मेरा हो जाता प्रॉफिट और मेरे को तो कंप्यूटर में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्प्लॉइज अपना फोन तो लाते ही है ना, फोन से काम करवा लेते। तो ये टू गुड टू बी ट्रू होता है। अगर इतना पैसा सही में जनरेट हो रहा होता तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बल्क में एम्प्लॉइज बिठा के ये काम करवा रहे होते। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जरूरत से ज्यादा पैसा ऑफर कर रहे हैं और ये फर्जी है? आपको इंडस्ट्री के रेट मालूम होने चाहिए। अगर कोई बल्क डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको मैक्सिमम 6-7 रुपए पर पेज मिलता है क्योंकि पेज टाइप करने में कोई दिमाग का काम नहीं लगता, सिर्फ हाथ चलते हैं और ये काम करने के आपको कोई 60 से 70 रुपए पर पेज ऑफर नहीं कर सकता अनलेस आप ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग कुछ ऐसा करते हो जिसमें बाय द वे टाइपिंग को स्किल नहीं माना जाता, उसमें क्रिएटिव राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल होती है जिसकी वैल्यू इंडस्ट्री में ज्यादा है और इनकी लोगों को कंपनीज में जॉब भी मिलती है। अगला पॉइंट तब आता है जब आप एक बार इनके जाल में फंस चुके हो। आपने डेटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग, कैप्चा या कोई भी काम ले रखा है, जिस भी रेट पर ले रखा है, कोई तीसरा बंदा आपको फोन करके बोलेगा कि आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूं, आधे पैसे आप मुझे दे देना, आधे आप रख लेना, एनीवे आपने तो कुछ काम किया नहीं, आपको नहीं काम करने के भी आधे पैसे मिल रहे हैं, तो आपको ये ऑफर भी अट्रैक्टिव लगता है। पर वहां आपको ये सोचना चाहिए कि एक कंपनी आपको अगर 25,000 रुपए दे रही है और कोई तीसरा बंदा आपको बोल रहा है कि वो 12,500 में ही कर देगा, तो ये कंपनी बेवकूफ है जो आपसे काम करवा रही है, वो डायरेक्ट नहीं करवा सकती उससे। तभी आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत सारी क्रिएटिविटी यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी जॉब में अप्लाई किया तो वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास हज़ारों एप्लीकेंट्स हैं तो शॉर्टलिस्ट होने के लिए आप हमें एक अपफ्रंट फीस दीजिए। या फिर समझिए कि आपने किसी आईटी की जॉब प्रोफाइल में अप्लाई किया है तो ये आपको क्या कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सीवी इतनी बढ़िया थी कि हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, पर अब आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर करना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम आपको कंपनी एक्सपेंस से एक न्यू लैपटॉप देंगे, पर उस लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो बस ये 27,000 रुपये है, ये आप हमारे बैंक अकाउंट में इंस्टॉल कर दीजिए और आपको हम 60,000 का लैपटॉप दे देंगे। तो अपफ्रंट फीस मांगी जा सकती है ट्रेनिंग के नाम पे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के नाम पे, या फिर क्रेडिट रिपोर्ट के नाम पे भी मांगी जा सकती है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि हमारी जो फर्म है ये बहुत ही फाइनेंशियली साउंड है और इसमें एंटर होने से पहले हम सारे कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्रेडिट चेक करते हैं, तो आपकी एक क्रेडिट रिपोर्ट निकालने के लिए आपको हमें 1,500 रुपये का डीडी देना पड़ेगा। तो ये जो सारे हैं ना, ये रेड बल्ब्स होते हैं। ये जब भी आप पैसे सबमिशन का नाम सुने या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें काम स्टार्ट करने से पहले आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, एकदम रेड अलर्ट होना चाहिए कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ही है। अगला पॉइंट, ये लोग आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं कि सर केवाईसी कर दो, आपका पैन कार्ड दे दो, आधार दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी नजरों में ये एक ऑथेंटिक कंपनी दिख सके, ये अपनी ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करते हैं। अगला पॉइंट है जीरो क्वालिफिकेशन चेक। ये लोग आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछते, ये लोग ये भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या आपको टाइपिंग आती है या नहीं आती। ये लोग आपको सीधा बल्क काम देते हैं। आप 10,000 पेजेस टाइप कर दो, 5,000 पेजेस टाइप कर दो,
अगर मुझे किसी से काम करवाना भी होगा ना तो मैं उसको 10 पेजेस का काम देके पहले ये जानूंगा कि क्या उसको काम आता है, उसके बाद ही आगे दूंगा। मेरे लिए वो एज एन इंटरव्यू है। पर इन फ्रॉड कंपनीज के केस में ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये सीधा आपको सपना दिखाते हैं कि बस आप काम करो, 7 दिन बाद पैसा भेजता हूं ना मैं। अगला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट, स्टाम्प पेपर पे किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसा दिखाने से तो प्रूव हो जाएगा ना कि ये लोग ऑथेंटिक है। अब ऐसा भी नहीं होता सर, क्योंकि स्टाम्प पेपर गूगल पे इमेज मिलती है, मैं एक फेक कॉन्ट्रैक्ट लिखकर उस पर प्रिंट आराम से करवा सकता हूं। ये लोग तो 2 रुपए का प्रिंट भी बेयर नहीं करते, ये आपको ईमेल पर स्कैन कॉपी भेजते हैं और ये लोग बदले में आपसे आपकी फोटो और साइन मंगवाते हैं। ये लोग आपको भेजे हुए कॉन्ट्रैक्ट में आपके साइन की फोटो चेप देते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए आपको अपने हाथ से साइन करने हैं, ना कि आपके साइन की फोटो कोई चिपकानी है, क्योंकि आपके साइन की फोटो ना बहुत जगह अवेलेबल है। आप जिस फोटोकॉपी वाली दुकान पे अपने एग्जाम का फॉर्म भर के आए हो, उसके पास भी आपके साइन की कॉपी है। आपने जहां पे भी बैंक अकाउंट खुलवाया है, हो सकता है उसके कंप्यूटर में भी आपके साइन की फोटो छुपी हो। तो ऐसे तो कोई भी किसी के साइन की फोटो उठाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे चिपका देगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने बना दिया डिजिटल साइन। ये लोग आपको कोई लिंक देते हैं जहां पर आपको अपना नाम टाइप करना है और साइन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो सर डिजिटल साइन भी ऐसे नहीं होता है। अगर आप देखें इस एग्रीमेंट को ध्यान से तो कहीं भी नोटराइज नहीं है। नोटराइजेशन का मतलब ये होता है कि बोथ पार्टीज वर प्रेजेंट बिफोर नोटरी पर्सन। जो नोटराइज करते हैं पर्सन उनके सामने खड़ी थी और उनके सामने ही एग्रीमेंट हुआ है। सो आपके पास विटनेस नहीं है, आपके पास नोटरी का कोई एविडेंस नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव योर एग्रीमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड आई थिंक ये फ्रॉड लोग हमारा चैनल भी देखते हैं, हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग बना के भेज रहे हैं उसमें ये लोग नोटरी का स्टैंप भी लगा रहे हैं, क्योंकि इनके क्या जा रहा है, नोटरी का स्टैंप भी लगा के ही तो भेजना है। कौन सा असली हो या नकली हो आपको पता चल रहा है। अगला पॉइंट, फेक अटेम्प्ट टू बिल्ड ऑथेंटिसिटी। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग प्लेन की यात्रा कर रहे हैं और प्लेन में काफी बार ऐसा होता है कि पायलट आपको कुछ ना कुछ बताता रहता है कि तापमान ऐसा हो रहा है, हमने अभी ये सिटी क्रॉस कर लिया है, भले ही आपको बादलों के नीचे दिखे ना दिखे, वो बताते ही हैं। बट कभी उन्होंने ऐसा बोला है कि हेलो एवरीवन, मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन है प्लेन उड़ाने की और मैं प्लेन ढंग से उड़ा सकता हूं। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी कंपनी अपना कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, CIN नंबर या फिर पेमेंट प्रूफ या ऐसा लिख रहे हैं वी आर जेन्युइन, अगर वो ऐसा बता रहे हैं मतलब वो पक्का फेक है, क्योंकि वो लोग आपका ध्यान खींचना चाह रहे हैं उनके बिजनेस मॉडल से और वो लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। अरे रजिस्टर्ड कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, ये लोग बोलते हैं कि हम आपको डेटा एंट्री का काम तो दे देंगे पर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। 90% से ज्यादा गलती कर दी तो आप पे हम पेनल्टी ठोक देंगे और आपका पैसा भी नहीं देंगे। और आप भी कॉन्फिडेंस में बोल देते हो कि हाँ यार इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम चेक करके ही सबमिट करेंगे काम, तो 90% हम संभाल लेंगे। बट आप ये सोचो कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके इतने सारे पेजेस में से गलतियां ढूंढ के निकाल रहा है और परसेंटेज में बता रहा है कि आपने इतनी गलतियां कर दी हैं। और अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है तो आज की डेट में फिर मैनुअल डेटा एंट्री की जरूरत ही क्या है, वो सॉफ्टवेयर टाइप भी तो कर सकता है। फिर एक बार आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है तो वो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन किया हुआ है। पहली बात तो फर्जी साइन है, बट वो बोलते हैं कि आपने साइन किया है और उसमें लिखा है कि अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन आई तो कंपनी आपसे डैमेजेस मांगेगी। डैमेजेस मतलब पेनल्टी। वो बोलते हैं 3,500 5,000 रुपए की पेनल्टी है, वो पे कर दो। उसके बाद वो बोलते हैं कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था तो या तो 11 महीने काम कर लो या 11 महीने की पेनल्टी पे कर दो। फिर बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर दिया है। उसके बाद आने लग जाते हैं आपके पास फर्जी मैसेजेस और ईमेल्स। ये भेजता है उनका लॉयर, आई मीन फेक लॉयर। फेक लॉयर से आपको मैसेज आता है कि आपके गुजरात, महाराष्ट्र या किसी भी हाई कोर्ट में केस नंबर ये हमने दर्ज करवा दिया है, आपको इस दिन कोर्ट में प्रेजेंट होना है, नहीं होगे तो इतना पेनल्टी और जेल भी हो जाएगी, और आप अगर नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन इतनी पेनल्टी हमारे दिए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। फिर वो ये भी बोलते हैं कि आपका जो ये लीगल नोटिस है ना, ये हमने ईमेल पे भेजा है, इसका हार्ड कॉपी हमने कोरियर भी कर दिया है, तो आपके घर में कुछ ही दिन में पहुंच जाएगा। यहीं पे आप लोगों की हार्ट बीट हो जाती है तेज कि घर पे पहुंच गया और मम्मी पापा ने देख लिया तो क्या होगा। तो कोई नोटिस वोटिस नहीं पहुंचने वाला है आपके घर, वो मैसेज भेजने में 7 या 10 पैसे लगते हैं, कोरियर कराने में 150 रुपए लगते हैं। वो लोग 150 रुपए भी आप पे खर्च नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, जिस भी ईमेल आईडी से आपके पास ईमेल आता है या फिर SMS आ रहा है किसी भी नाम से, तो उनको ढंग से पढ़ो। लेट्स से मैं जीरोधा में काम करता हूं तो मेरा ईमेल आईडी हो सकता है mandeep@zerodha.com है नहीं, बट एग्जांपल से समझो। बट अगर मैं एक फर्जी ईमेल आईडी भेजना चाहूं आप लोगों को जीरोधा के बिहाफ पे, तो मैं अपना ईमेल ऐसे भी बना सकता हूं mandeep.zerodha@gmail.com। बट अगर लास्ट में gmail.com है और मैं इतनी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो मेरे पास लास्ट में zerodha.com होना चाहिए था, ना कि gmail.com। या फिर मैंने कोई फर्जी डोमेन ले ली जो जीरोधा से मिलती है, जैसे कि ZERODHAA। अभी जीरोधा में सिंगल ए लगता है, इधर मैंने डबल ए लगा दिया और मेरा आईडी बन गया mandeep@zerodha.com। तो काफी लोग ओवरलुक कर देते हैं छोटी छोटी डिटेल्स को। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारे पास एक ईमेल आया जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि YouTube इंडिया ने हमें भेजा है और इसमें लिखा है कि
आपके अकाउंट में कुछ कुछ दिक्कत है, टेम्परेरीली हमने सस्पेंड कर दिया है, आपको इसको सही करना है, तो इस लिंक पर क्लिक करो और आपका अकाउंट सही हो जाएगा। और बिल्कुल देख के ऐसा लगता है कि YouTube ने ही भेजा है। ये हमारे पास भी आया है और एक टेक यूट्यूबर गीकी रंजीत, उनके पास भी आया। और अगर आप डोमेन पर ध्यान दोगे तो वो YouTube इंडिया से आया ही नहीं है। अब जो लास्ट 2 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से पूरा प्रूव हो जाएगा कि ये लोग फेक हैं। कोई भी डेटा एंट्री की जो फर्जी कंपनी है, आप उसका नाम सर्च करो गूगल पे, उसकी खुद की वेबसाइट से पहले आपको जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा consumercomplaints.in। कोई भी रेप्यूटेड कंपनी का नाम अगर इधर आ गया, मतलब वो रेप्यूटेड कंपनी है ही नहीं, वो फर्जी कंपनी है, और आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको सिमिलर स्टोरीज देखने को मिलेंगी। वो एक फोरम है जहां पे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और दूसरे लोगों को जागरूक करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो आपको भी उस कंपनी का नाम लेके consumercomplaints.in फोरम पे अपनी स्टोरी जरूर शेयर करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है, बस ये एक ओपन पब्लिक फोरम है। तो जितनी भी ये फ्रॉड कंपनीज हैं, इन सबका कहीं ना कहीं consumercomplaints.in पे नाम मेंशन जरूर होगा, और इनको ये बात पता चलने लग गई कि लोग वहां पर इनका नाम देखते हैं और इनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये लोग हर बार नई कंपनी बना लेते हैं, ये लोग हर हफ्ते नई कंपनी बना लेते हैं, ताकि वो नया नाम उस वेबसाइट पर ना दिखे और आप लोग विश्वास कर लें। तो उसके लिए आपको ऊपर वाले पॉइंट्स भी मैंने बताए हैं कैसे डिटेक्ट करना है। और इसीलिए इनका जब लॉयर आपको नोटिस भेजता है या फिर ईमेल में नोटिस भेजता है, तो नीचे सिग्नेचर में लिखा होता है लॉ फर्म का नाम। उसमें ये लोग लिखते थे पहले एडवोकेट एसोसिएट, अब लिखने लग गए हैं लॉ फर्म, क्योंकि एडवोकेट एसोसिएट भी आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो consumercomplaints.in पे लेकर जाएगा आपको और खतरे की घंटी खड़ी हो जाएगी। तो इन्होंने अपना लॉ फर्म का नाम भी लिखना छोड़ दिया, अब ये लिखते हैं लॉ फर्म। और लास्ट पॉइंट है, अगर इनकी वेबसाइट है, वैसे तो काफी केसेस में होती नहीं है, बट अगर इनकी कोई फर्जी वेबसाइट है जो किसी अच्छी वेबसाइट का लुक अलाइक भी है या फिर इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, उसको आपको वेट करना आना चाहिए। वेट मतलब इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए। मैंने आपको रेज्यूमे डेटा एंट्री वाले वीडियो में बताया था कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स देखे उनकी वेबसाइट को फर्जी प्रूव करने के लिए, तो वो आपको भी देखना आना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं छोड़ रहा हूं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑलरेडी स्कैम हो चुके हो तो अब क्या करना है। पहला पॉइंट, अगर काम कर रहे हो तो अभी के अभी रोक दो, क्योंकि काम खत्म कर दोगे इस उम्मीद में कि आपको बाद में पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताया था कि इनका बिजनेस मॉडल ही ये है कि ये लोग आपसे पैसा लूटना चाहते हैं। ये लोग आपको पैसा देंगे नहीं कभी भी। तो कुछ नहीं बिगड़ा है अगर आप फंस गए हो तो, बस आपका टाइम वेस्ट हुआ है, वो रिकवर नहीं हो सकता सैडली, बट आप और टाइम वेस्ट मत करो, इमीडिएटली इस काम को बंद कर दो। सेकंड है हार्श रियलिटी। आपने अगर इनको लॉयर फी के नाम पे, कोर्ट फी के नाम पे कुछ भी पैसा दे दिया है, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि बैंक भी ये कहता है कि आपने किसी को अगर विलिंगली पैसा दिया है तो वो वापस नहीं आ सकता। थर्ड पॉइंट, ये लोग हदें पार कर देंगे आपको डराने धमकाने की, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये असली का कोर्ट केस करने वाले हैं और वो असली का लॉयर है जो आपसे बात कर रहा है। पर आपको हमेशा याद रखना है कि ये लोग असली नहीं है और डर के मारे इनको पैसा नहीं देना है। अगर आप मुझे भी डीएम करोगे इंस्टाग्राम पे तो मेरा हमेशा यही रिप्लाई रहता है कि या तो आप इनको ब्लॉक करो और मूव ऑन कर लो, या फिर आप इनके खिलाफ एफआईआर कर दो। आप किसी भी टाइप के फ्रॉड या स्कैम में फंस जाते हैं तो एक 4 स्टेप रिकवरी मैकेनिज्म है जो हर इंसान अडॉप्ट कर सकता है। तो पहला स्टेप है कि आप साइबर क्राइम सेल में उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप इन्वॉल्व करता है बैंक्स को, कि आप एक कस्टमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर्म भरे अपने बैंक में कि आपके बैंक से ये पैसे डिपॉजिट हुए हैं, और जिस बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट किए वहां पर भी जाके आप ये सेम फॉर्म भरिए कि आपको इसके अगेंस्ट एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। फोर्थ स्टेप है कि आप आईटी एक्ट के अंदर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अंदर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये जो सारे स्टेप्स है ये ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं ताकि बिल्कुल भी देरी ना हो। तो द मोमेंट आपको समझ में आता है कि आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो ये 4 स्टेप करने से आप इंश्योर कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको रिड्रेसल मिले, आपको आपकी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो। अब अगर लीगल प्रोविजंस की बात करूँ तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ये जो स्कैम की चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी हैं, जिसके कारण आईपीसी के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन पे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे चीटिंग का, इम्पर्सोनेशन का या फॉर्जरी का। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा स्कैम करते या फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाता है तो आईटी एक्ट के अंदर या फिर इंडियन पीनल कोड के अंदर उन्हें 3 साल तक की सज़ा और आपको 5 लाख तक का जुर्माना मिल सकता है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं करते। उन्हें क्या लगता है कि चलो 2,500 सबमिट करने पड़ गए और फ्रॉड हो गया, छोड़ देते। पर ये 2,500 का जो स्कैम है वो एक इंसान के साथ नहीं करते, वो हज़ारों लोगों के साथ करते हैं और आगे जाके ये अमाउंट बढ़ता जाता है। और अगर आप ये कंप्लेंट फाइल करते हैं तो साइबर सेल आपको रिवॉर्ड भी करता है। 5वां पॉइंट, काफी लोग ये बोलते हैं कि हमें समझ तो आ गया कि हम फंस चुके हैं और अब हमने इनको ब्लॉक भी कर दिया है, पर हमने इनके पास अपना आधार और पैन दे दिया था, उसका क्या करें? ये लोग हमारी डिटेल मिसयूज भी कर सकते हैं। तो सैड रियलिटी ये है कि हाँ, मिसयूज तो हो सकता है, बट इनको क्या फायदा होगा आपका आधार पैन मिसयूज करके, वो सोचो। इनको चाहिए आपकी जेब से पैसा, अगर आप वो नहीं दोगे तो इनके लिए ये डेड एंड है। ये लोग किसी दूसरे मुर्गे को पकड़ेंगे और फिर भी अगर आपको डर लगता है तो लीगल ऑप्शंस हैं। और छठा पॉइंट है,
है टॉक टू योर फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली को बता ही नहीं रहे हो डर के मारे, इसलिए कि भाई डांट पड़ेगी या फिर 10-10 हज़ार का नुकसान करवा दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कभी किसी बात का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरे पास एक ईमेल आया था किसी लड़की का, उसको मैंने रिप्लाई तो कर दिया था, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं करता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि उन्होंने मुझे बाद में लिखा कि अगर मैं और उनके मामा उनकी मदद नहीं करते तो उनको सुसाइड के थॉट्स तो आ रहे थे और उनको नहीं पता फिर फ्यूचर में क्या होता। तो हो सकता है किसी इंसान के लिए 10,000 की पेनल्टी पे करना बड़ी बात नहीं हो, बट इंडिया में मोस्ट लोगों के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है और उनको बहुत डर लगता है कि कोई उनसे 10,000 की पेनल्टी मांग रहा है और घर वालों को अब यह बात कैसे बताएं। बट आपको यह सोचना है कि अगर बात ही नहीं बताओगे तो आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। उस लड़की के मामा लॉयर निकले और मुझसे पहले उन्होंने बोल दिया कि ये लोग फर्जी हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर वो नहीं बताती अपने घर में तो पता नहीं कितने दिन और उसको सुसाइडल थॉट्स आते। अब आते हैं उस पार्ट पे जो काफी लोगों ने डीएम करके भी पूछा है कि भाई वो कंपनी फ्रॉड है, ये तो हमें समझ आ गया। अब आप कोई ऐसी वेबसाइट बताओ जिसको सही में यूज करके हम कोई पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर लें, कंप्यूटर ना हो तो फोन से भी कर लें, टाइपिंग का काम ही होना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा कोई स्किल हमारे पास नहीं है। तो आप खुद सोचिए आप क्या मांग रहे हैं और क्या ये चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है। जिस काम को करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़े, स्किल भी नहीं चाहिए, कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, वो काम शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता, और अगर करेगा तो आपको इतना पैसा नहीं देगा। तो आपको फोकस ये करना चाहिए कि आपके पास ऐसी क्या स्किल है डेटा एंट्री के अलावा जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। क्योंकि सच बात यह है कि सिर्फ कंप्यूटर पे हाथ चलाना एक बच्चे को भी आता है, उसको स्किल नहीं माना जा सकता। और मैं समझता हूँ मेरी बात सुनते ही आपको ये लग रहा होगा कि यार स्किल डेवलप करना मतलब लंबा गेम है, पर पैसों की जरूरत हमें आज है। और ट्रस्ट मी, मुझसे ज्यादा ये बात कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करता हूँ। देखकर ऐसा लग सकता है कि 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अमीर होंगे, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ आज ताकि मैं कल अमीर हो सकूं। मैं आज अमीर नहीं हूँ। और इनफैक्ट 2017 में जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तब मैंने सिर्फ यही फोकस किया था कि मेरे पास स्किल्स होनी चाहिए जिनको मैं मोनेटाइज करूं। एक स्किल मेरे पास थी फिटनेस ट्रेनर की, उसको यूज करके ही मैं ऋषभ से मिला था। मैं सबसे पहले उनके घर गया था उनको फिटनेस ट्रेनिंग देने, और वहीं से हमारी फ्रेंडशिप चालू हुई और आज लेबर लॉ एडवाइजर एग्जिस्ट करता है। तो उन दिनों मेरे 2 से 3 फिटनेस क्लाइंट होते थे और मैं 10 से 15 हज़ार रुपए कमाता था दिन में 3 घंटा काम करके। तो बाकी टाइम मैंने क्या किया, कंटेंट राइटिंग चालू करी ऋषभ के ही स्टार्टअप में, वो भी एज अ फ्रीलांसर। वहां से मैं ब्लॉगिंग सीखा, डिजिटल मार्केटिंग सीखा। कुछ ही महीनों बाद मेरे आर्टिकल्स गूगल पे नंबर 1 रैंक करने लगे। तो वहां से मैंने एक और स्किल एक्वायर करी, ब्लॉगिंग और एसईओ की। और क्योंकि काम तो मैं घर से ही कर रहा था और मुझे वीडियो एडिटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, मैंने साइड बाय साइड अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाई fiverr.com पे। वहां से मुझे यूएस, यूके, चाइना, इजराइल जैसे कंट्रीज से क्लाइंट्स मिलने लगे जो मुझे डॉलर्स में पे करते थे और मेरी कमाई होने लग गई थी 30 से 40 हज़ार रुपए पर मंथ। एक प्रोजेक्ट तो ऐसा भी मिला था जिसने मुझे 3 दिन में 30 हज़ार रुपए कमा के दिए थे। ये स्किल अगर आपको भारी लग रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको ये आनी चाहिए। मैं आपको बहुत ही छोटी स्किल का एग्जांपल देता हूँ। fiverr.com पे अगर मैं सर्च करूँ एक्सेल डेटा एंट्री, तो यहाँ पर आपको हजारों फ्रीलांसर्स मिलेंगे जो एक्सेल का काम करने को तैयार हैं, कुछ 700 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में या इवन 8000 रुपए में। ये एक्सेल का काम किसको चाहिए होता है? दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको बहुत सारा डेटा चाहिए अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। आप उनके लिए अगर एक्सेल का काम कर सकते हो तो वो आपको पैसे देने को तैयार है। अगर एक्सेल का काम सिंपल है तो कम पैसा चार्ज कर लो, कॉम्प्लेक्स है ज्यादा पैसा चार्ज कर लो, पर की स्किल क्या है? एक्सेल आनी चाहिए। अगर मैं इस फ्रीलांसर का एग्जांपल लूं तो इसका मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है 785 रुपीज से और 1477 ऑर्डर्स इस बंदे को ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी इसकी टोटल कमाई एटलीस्ट 11 लाख रुपए तो हो चुकी है। एंड आई एम श्योर आपने एक्सेल कभी ना कभी पक्का यूज किया होगा, बस कमी है तो उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज की, थोड़ी सी फ्लुएंसी की। तो मैं आपके लिए एक्सेल का कोर्स छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक आप एक्सेल सीख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, कोर्स में जैसा जैसा बताया है, जो जो असाइनमेंट दिए हैं, वो करने के बाद आप 100% केपेबल हो ऐसा काम फाइवर पे करने का और पैसा कमाने का। और अगर आप एक्सेल वाले नहीं हो, आपको वीडियो एडिटिंग में जाना है, एसईओ में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, हर चीज की फ्रीलांसर प्रोफाइल बना सकते हो आप fiverr.com पे। बाय द वे फाइवर से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट फाइवर ने मुझे ऐसे टाइम पे पैसा कमा के दिया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और एक कोर्स बाय द वे अपना ही है एलपीटी इंस्टीट्यूट पे, आप चेक कर सकते हो अगर आपको लगता है स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाऊंगा। आपके कमेंट्स को देख देख कर ही हम अपने नई वीडियोस प्लान करते हैं, तो अपना फीडबैक जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जागरूक रहिए, ऐसे लोगों के जाल में मत फंसिए।